वेदों में छिपा एंटी ग्रेविटी रहस्य, ऋषियों का गुप्त विज्ञान, प्राचीन विमान तकनीक का रहस्य। आप 5000 वर्ष पूर्व की उस भूमि में खड़े हैं जहां न तो कोई फैक्ट्री थी, न कोई तकनीकी यंत्र, न पेट्रोलियम और न ही आधुनिक विज्ञान का नामो निशान। लेकिन तभी आकाश में एक तेज प्रकाश दिखता है और आपकी आंखें हैरानी से खुली की खुली रह जाती हैं। एक धातु जैसा चमकता हुआ यंत्र हवा में स्थिर है, ना किसी इंजन की आवाज है, ना धुएं की कोई रेखा, फिर भी वह बिना पंखों के उड़ रहा है। क्या यह कोई जादू है या फिर विज्ञान की कोई गुप्त शक्ति? अब सोचिए, क्या हो अगर यह कोई कल्पना नहीं बल्कि एक ऐतिहासिक सच्चाई हो? क्या हो अगर भारत के प्राचीन ऋषियों ने हजारों वर्ष पहले ही एंटी ग्रेविटी यंत्र बना लिए थे? ऐसे यंत्र जो केवल उड़ते ही नहीं बल्कि ब्रह्मांड के नियमों को चुनौती देते हैं। वेदों और पुराणों में विमान का वर्णन केवल कविता या कथा नहीं बल्कि एक वैज्ञानिक दस्तावेज हो सकता है। ऋषि भारद्वाज द्वारा रचित विमान शास्त्र, संहिता ग्रंथों में छिपे मंत्र और संस्कृत में वर्णित यांत्रिक संरचनाएं सब कुछ इशारा करता है एक ऐसी तकनीक की ओर जिसे हम आज एंटी ग्रेविटी प्रोपल्शन कहते हैं। तो आइए हम एक एक करके परतें हटाते हैं और प्रवेश करते हैं उस गुप्त विज्ञान की दुनिया में जहां ध्यान, मंत्र और यंत्र मिलकर एक ऐसा विमान बनाते हैं जो आधुनिक विज्ञान की समझ से भी परे है। यह कोई कल्पना नहीं, यह है भारत का खोया हुआ विज्ञान जिसे जानने का समय अब आ चुका है। वेदों में उड़ने वाले यंत्रों के प्रमाण। अब आइए उस बिंदु पर पहुंचते हैं जहां कल्पना और सत्य की रेखा धुंधली हो जाती है। बहुत से लोग मानते हैं कि विमान, यंत्र और उड़ान ये सब आधुनिक युग की देन है। लेकिन जब हम वेदों को ध्यान से पढ़ते हैं तो हमें कुछ ऐसे संकेत मिलते हैं जो विज्ञान की सीमाओं को चुनौती देते हैं। वेद, जिसे विश्व का सबसे प्राचीन ग्रंथ माना जाता है, उसके पहले मंडल के 8वां सूक्त में एक अद्भुत श्लोक आता है, त्रिचक्रो ओस्य रथो येन व्रजाम। ऋग्वेद 1164 अर्थात वह रथ 3 चक्रों वाला है जिसे हम यात्रा करते हैं। यह कोई साधारण रथ नहीं। 3 चक्र, न बैल, न घोड़े, न पत्थर के पहिए। फिर यह रथ कैसे चलता था? क्या यह एक ऊर्जा चालित यंत्र था या फिर गुरुत्वाकर्षण रहित एक ऐसा यंत्र जो आकाश मार्ग से चलता था? अब इसे केवल एक श्लोक का संयोग न मानिए, ऐसे दर्जनों संदर्भ वेदों में मौजूद हैं। यजुर्वेद में आता है, वायव्या यंत्रेण स्थाप्यते, अर्थ वह यंत्र वायु द्वारा संचालित होता है। यहां स्पष्ट संकेत है वायु चालित यंत्रों का। क्या यह एयर प्रेशर टेक्नोलॉजी या जेट थ्रस्ट जैसी किसी प्रणाली का संकेत है? सामवेद में ऐसे कई मंत्र मिलते हैं जहां दिव्ययान शब्द का प्रयोग हुआ है, ऐसा वाहन जो दिव्यता से युक्त है, जो तेज अदृश्य गति से चलता है, जिसका नियंत्रण केवल साधक या ऋषि ही कर सकते हैं। और अब जरा ध्यान दीजिए, इन शब्दों का चयन कोई कविता नहीं है। संस्कृत में हर शब्द सटीक विज्ञान को दर्शाने के लिए चुना जाता है। वायान, उड्डयन यंत्र, त्रिचक्र रथ, रथ, दिव्ययान, ये सब किसी चमत्कारिक रथ के नाम नहीं बल्कि ऐसे एविएशन टर्म्स हैं जिनकी तकनीकी व्याख्या संभव है। अब सोचिए, अगर ऋग्वेद में 3 चक्रों वाले उड़ने वाले यंत्र का उल्लेख है, अगर यजुर्वेद में वायु चालित यंत्र और सामवेद में दिव्ययान का वर्णन है, तो क्या यह केवल कल्पना है या फिर हमारे प्राचीन ऋषियों ने वो जान लिया था जो आज की वैज्ञानिक प्रयोगशालाएं अब जाकर समझ रही हैं? क्या हम उन ज्ञान सूत्रों को अनदेखा कर चुके हैं जिनमें भविष्य की तकनीकें हजारों साल पहले ही लिखी जा चुकी थी? और यही वो बिंदु है जहां से आरंभ होता है विमान शास्त्र का असली रहस्य, ऋषि भारद्वाज का वह ज्ञान जो आने वाले मिनटों में आपको चौंका देगा। एक विमान शास्त्र और वैमानिक ज्ञान, ऋषि भारद्वाज का अद्भुत विज्ञान। अब हम उस अद्वितीय ज्ञान की ओर बढ़ते हैं जो आधुनिक विज्ञान की कल्पनाओं से भी कई युग आगे है। हम बात कर रहे हैं ऋषि भारद्वाज द्वारा रचित विमानिका शास्त्र की, एक ऐसा ग्रंथ जो न केवल उड़ने वाले यंत्रों का वर्णन करता है बल्कि उनकी रचना, संरचना, ऊर्जा स्रोत, संचालन तंत्र, यहां तक कि पायलट की योग्यता और वायुमंडलीय प्रभावों तक की विस्तार से चर्चा करता है। इस ग्रंथ में वर्णित है 4 रहस्यमयी विमान जिनकी विशेषताएं आज की एयरक्राफ्ट टेक्नोलॉजी से भी कहीं अधिक जटिल और उन्नत प्रतीत होती हैं।
वाह, रुक्म विमान नाम में ही छिपा है इसका संकेत रुक्म यानी सोने जैसी आभा। इस विमान का ढांचा बेहद चमकदार और धातुयुक्त था, जो सूर्य के प्रकाश को परावर्तित करता था और उसे ऊर्जा में परिवर्तित करता था। इस विमान की संरचना को ऊर्ध्वमुख उड़ान यंत्र कहा गया है, जो सीधे ऊपर की ओर उड़ सकता था, बिना रनवे, बिना किसी धुआं या इंजन की आवाज। रुक्म विमान सौर ऊर्जा और आकाशीय विद्युत तरंगों से संचालित होता था। इसमें लगा होता था एक सौर संचय यंत्र, जो सूर्य के प्रकाश को एकत्र कर ऊर्जा में बदलता था। धातु का वर्णन भी मिलता है। रौनक धातु, एक ऐसी मिश्र धातु जो ऊष्मा को ग्रहण कर ऊर्जा उत्पन्न कर सके। सुंदर विमान, यह विमान केवल तकनीकी दृष्टि से ही नहीं, बल्कि दृष्टिगत सौंदर्य और मनोरम बनावट के लिए प्रसिद्ध था। इसके कक्षों में क्रिस्टल छतें, प्रकाश को परावर्तित करने वाली दीवारें और गंध एवं ध्वनि नियंत्रण तंत्र लगे होते थे। इसमें वर्णित है प्रकाश यंत्र, गंध ग्रहण यंत्र और मनोवेग संचालक, जो ये संकेत देते हैं कि यह विमान दृश्य और अदृश्य ऊर्जा स्रोतों से संचालित होता था। धातु का प्रयोग पारद ताम्र मिश्रण, जो ऊर्जा को तेजी से स्थानांतरित करने में सक्षम था। यह विमान कई बार अदृश्य भी हो सकता था, जिसे दृश्यावरण यंत्र द्वारा संभव बताया गया है। त्रिपुर विमान, त्रिपुर यानी 3 लोकों में संचरण करने वाला। यह कोई साधारण विमान नहीं, बल्कि एक मल्टी मोड ट्रांसपोर्ट सिस्टम था, जो जल, थल और आकाश तीनों माध्यमों में गति कर सकता था। इसके आधार में एक विशेष यंत्र होता था, जलचर गति संवेदी यंत्र, जो इसे समुद्र की लहरों और जमीन के कंपन दोनों से संतुलन में रखता था। यह विमान ध्वनि तरंगों द्वारा संचालित होता था, जिसमें मंत्र ध्वनि और ध्वनि कंपन के माध्यम से उड़ान नियंत्रण संभव होता था। धातु पंचधातु मिश्रण, जिससे बना ढांचा अत्यंत मजबूत और बहुस्तरीय था। आपा शकुना विमान, शकुना का अर्थ पक्षी। यह विमान पक्षियों की उड़ान से प्रेरित था। इसमें पंखनुमा संरचना, स्पंदन आधारित नियंत्रण यंत्र और पक्षी जैसी लहरदार गति प्रणाली थी। शकुना विमान में लगे होते थे मेघ निरीक्षक यंत्र, दिशा ग्राहक और गति संवेदी सूचक, जो वातावरण के अनुसार स्वयं को संतुलित करते थे। यह विमान प्राकृतिक गुरुत्व परिवर्तन को समझकर अपनी दिशा और ऊंचाई स्वतः बदल सकता था। धातु अत्यंत हल्की, संभवतः ताम्र मृत्तिका मिश्रण, जो कम ऊर्जा में अधिक गति देता था। ये विमान उड़ते कैसे थे? विमानिका शास्त्र के अनुसार इन विमानों में निम्न प्रकार की ऊर्जा प्रणालियां होती थी। सौर संचालित यंत्र, अग्नि ऊर्जा संचायक, मानसिक ऊर्जा संचालक, जो संकेत करता है कि प्रशिक्षित ईशी अपने मानसिक बल से भी विमान को नियंत्रित कर सकते थे। इन यंत्रों के नाम थे गुरुत्वाकर्षण यंत्र, वात गति संचालक, शब्द ग्रहण यंत्र और दिशा दर्शन दर्शक। अब सोचिए, जब आज का विज्ञान एंटी ग्रेविटी, सोलर प्रोपल्शन और एआई नेविगेशन पर शोध कर रहा है, तो क्या हमारे ऋषियों ने हजारों साल पहले इन सभी तकनीकों को सिद्ध नहीं कर लिया था? क्या विमान सिर्फ रामायण की कथा में पुष्पक तक सीमित था, या फिर वह तो एक खिड़की था, एक ऐसे प्राचीन ब्रह्मांड विज्ञान की झलक जिसकी असली शक्ति को आज हम फिर से खोजने की कोशिश कर रहे हैं? ये मात्र पौराणिक कल्पना नहीं, बल्कि एक ऐसा वैज्ञानिक दृष्टिकोण है जो हमारे ईशियों की चेतना और तप से उपजा था। अब अगली कड़ी में हम जानेंगे इन विमानों के निर्माण में कौन कौन सी रहस्यमयी धातुएं और ऊर्जा यंत्र प्रयुक्त होते थे, और कैसे आधुनिक विज्ञान इन्हें अब जाकर सिद्ध कर रहा है। यंत्रों का वर्णन, एंटी ग्रेविटी कंपोनेंट्स। अब तक आपने जाना कैसे ऋषि भारद्वाज के ग्रंथ विमानिका शास्त्र में विमानों के प्रकार, उनकी बनावट और ऊर्जा स्रोतों का विवरण मिलता है। लेकिन प्रश्न यह है, ये विमान उड़ते कैसे थे, और क्या इनमें सच में गुरुत्वाकर्षण को नियंत्रित करने की क्षमता थी? तो आइए अब हम प्रवेश करते हैं उन रहस्यमयी यंत्रों की दुनिया में, जो इन विमानों के मूल संचालन तंत्र थे और जिनके आधार पर यह कहा जा सकता है कि प्राचीन भारत में एंटी ग्रेविटी टेक्नोलॉजी का ज्ञान मौजूद था। गुरुत्वाकर्षण यंत्र। यह यंत्र था गुरुत्वाकर्षण को समझने और नियंत्रित करने वाला उपकरण। दर्शन शब्द यहाँ केवल देखने का नहीं, बल्कि गहराई से सूक्ष्म स्तर पर समझने का प्रतीक है।
गुरुत्वाकर्षण यंत्र को विमान में प्रमुख स्थान पर स्थापित किया जाता था। यह यंत्र पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण तरंगों को मापता, संवेदित करता और फिर विमान को उस बल से मुक्त करने की विधि अपनाता। संस्कृत ग्रंथों में इसे गुरुत्वाकर्षण तूलन यंत्र भी कहा गया है, जो यह दर्शाता है कि यह यंत्र वातावरण में गुरुत्व का संतुलन बनाकर विमान को बिना गिरावट के स्थिर रखता था। आज जो एंटी ग्रेविटी रिसर्च में ग्रेविटॉन कैंसलेशन की बात होती है, वो हमारे ऋषियों ने हजारों साल पहले सिद्धांत रूप में वर्णित कर दी थी। वातपर्ण यंत्र। वात अर्थात वायु, पर्ण यानी नियंत्रण करने वाली सतह। वातपर्ण यंत्र वह यंत्र था जो वायु के प्रवाह को दिशा देता, प्रतिक्रिया करता और विमान को वायुमंडल में स्थिर और संतुलित बनाए रखता। यह यंत्र विशेष रूप से तेज गति से उड़ने वाले विमानों के लिए आवश्यक था, जहां विमान को वातावरणीय दाब, वायु के घर्षण और आकस्मिक झटकों से जूझना पड़ता था। वातपर्ण यंत्र की संरचना धातु और शिलाजीत मिश्रित परतों से बनी होती थी, जो वायु को बांटने, घुमाने और दबाव को झेलने में सक्षम होती थी। यह आज के एरोडायनामिक कंट्रोल फ्लैप्स या थ्रस्ट वेक्टरिंग सिस्टम्स का प्राचीन संस्करण था। दृश्य क्रियादर्श यंत्र। अब जरा सोचिए, एक विमान आकाश में है, तेज गति से चल रहा है। पायलट को चारों ओर की स्थिति की जानकारी कैसे मिलती थी? उसके लिए होता था दृश्य क्रियादर्श यंत्र। यह यंत्र विमान के चारों ओर के क्षेत्र की त्रिआयामी छवि प्रस्तुत करता था, अर्थात वह D-डिग्री व्यू सिस्टम, जो यह दिखाता था कि विमान के सामने, पीछे, ऊपर और नीचे क्या चल रहा है। इसमें लगे होते थे प्रत्यवस्थित दर्पण, सूक्ष्म दृष्टि लेंस और प्रकाश तरंग विवेच, जो वातावरण में मौजूद ध्वनि, कंपन, गति और दृश्य तरंगों को कैप्चर कर वास्तविक समय में चित्र बनाते थे। यह यंत्र बिल्कुल आज के सराउंड रेडार विजन, लाइडार सेंसर्स और रियल टाइम 3D मैपिंग के समान कार्य करता था। अब सोचिए, जब आज के वैज्ञानिक ड्रोन में सेंसर फिट करने की योजना बनाते हैं या AI के द्वारा गति और दृश्य पर प्रतिक्रिया देने वाले सिस्टम बनाते हैं, तो क्या उस विज्ञान की जड़ें कहीं हमारे वेदों में नहीं छिपी थी? क्या ये यंत्र केवल कल्पना थे या फिर उस वैदिक भारत की असलियत, जहां चेतना, ध्वनि और पदार्थ मिलकर एक ऐसा विज्ञान रचते थे जिसे हम आज फिर से पुनः खोज कर रहे हैं? और अब आगे जानेंगे हम किन धातुओं से बनते थे ये यंत्र, कैसे इन विमानों में पारा, ताम्र और विशेष मिश्रणों का प्रयोग होता था, और कौन सी ऊर्जा प्रणाली इन्हें चलाने के लिए प्रयुक्त होती थी। आइए अगले भाग में उतरते हैं वैदिक धातु विज्ञान और ऊर्जा स्रोतों की अनसुनी लेकिन सत्य कथा में। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से तुलना। क्या वेदों ने पहले ही बता दिया था? अब तक आपने देखा वेदों में वर्णित विमान कैसे काम करते थे, कौन से यंत्र थे और किस धातु और ऊर्जा से वे संचालित होते थे। पर अब प्रश्न यह उठता है, क्या आज का विज्ञान भी इन्हीं रहस्यों को समझने की कोशिश कर रहा है? उत्तर है हाँ, और वो भी पूरी निष्ठा के साथ। आज नासा और इसरो जैसे प्रतिष्ठित संस्थान एंटी ग्रेविटी प्रोपल्शन, मर्क्यूरी वोर्टेक्स इंजन और प्लाज्मा बेस्ड फ्लाइट सिस्टम्स जैसी तकनीकों पर तेजी से काम कर रहे हैं। ये वही सिद्धांत है जिनका वर्णन हमारे ग्रंथों में हजारों वर्ष पहले हो चुका है। वेदों का तेजस युक्त विमान, प्लाज्मा प्रोपल्शन, विमानिका शास्त्र और यजुर्वेद में कई बार शब्द आता है तेजस युक्त, अर्थात ऐसी ऊर्जा जो अत्यंत गर्म, चमकदार और उच्च आवृत्ति वाली हो। अब ध्यान दीजिए, आधुनिक विज्ञान में प्लाज्मा एनर्जी को भी तेजस कहा जा सकता है, क्योंकि यह गैस से भी अधिक गतिशील, आयनित, विद्युत प्रवाह युक्त और अत्यधिक ऊष्मा युक्त होती है। आज जब नासा के वैज्ञानिक प्लाज्मा थ्रस्टर्स का प्रयोग स्पेसक्राफ्ट को वैक्यूम में तेज गति से धकेलने के लिए कर रहे हैं, तो क्या यह उसी तेजस युक्त शक्ति का प्रयोग नहीं है जिसे हमारे ऋषि पहले ही विमान की ऊर्जा मानते थे? मर्क्यूरी वोर्टेक्स इंजन, रासायनिक पारा चक्र यंत्र, वातपर्ण यंत्र और गुरुत्वाकर्षण यंत्र के साथ विमानिका शास्त्र में एक विशेष पदार्थ का उल्लेख बार बार होता है, रस, पारा, त्विष्ट रजत। यह वही है जिसे हम आज जानते हैं, मर्क्यूरी। आज के वैज्ञानिक प्रयोगों में मर्क्यूरी वोर्टेक्स इंजन पर रिसर्च चल रही है।
एक ऐसा यंत्र जिसमें पारा को तेज गति से घुमाकर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न किया जाता है जो विमान को गुरुत्व बल से ऊपर उठा सकता है। वेदों में वर्णित रसवर्तुल गति यंत्र शब्दशः अनुवाद करें तो यही बनता है, मर्क्यूरी सर्कुलर मोशन डिवाइस। क्या ये मात्र संयोग है या विज्ञान अब जाकर उस गूढ़ तकनीक तक पहुंचा है जिसे ऋषियों ने ध्यान और तप से पहले ही अनुभव कर लिया था? वोर्टेक्स डायनामिक्स चक्रवात यंत्र। अब बात करते हैं विमान को दिशा देने, ऊर्ध्व गति दिलाने और गुरुत्व से मुक्त करने वाली प्रणाली की, जिसे आधुनिक विज्ञान कहता है वोर्टेक्स डायनामिक्स। यह प्रणाली द्रव या गैस के घूर्णन से उत्पन्न केंद्रवर्ती शक्ति पर आधारित होती है और यही वर्णन हमें मिलता है चक्रवात यंत्र में, जो वेदों और विमानिका शास्त्र में एक ऐसा यंत्र बताया गया है जो वायु और ऊर्जा के घूमते हुए चक्र बनाता है ताकि विमान बिना घर्षण, बिना प्रतिरोध मुक्त आकाश में तैर सके। आज के वैज्ञानिक इसे सुपरफ्लूइड प्लाज्मा और मैग्नेटिक वोर्टेक्स कहते हैं, जबकि हमारे ग्रंथों में यह सूक्ष्म वायव्य चक्र के रूप में पहले ही लिखा गया था। अब सोचिए, आज का विज्ञान जिस तकनीक के लिए अरबों डॉलर खर्च कर रहा है, जिसे सिद्ध करने में उसे दशकों लग रहे हैं, उसकी परछाई हमारे ऋषियों ने हजारों वर्ष पहले मंत्रों, सूत्रों और यंत्रों के रूप में लिख दी थी। यह केवल एक समानता नहीं, बल्कि यह प्रमाण है कि भारतीय वैदिक ज्ञान विज्ञान से कभी अलग नहीं था, बल्कि वह स्वयं विज्ञान की जननी था। अब अगला भाग बताएगा, क्या हमारे ऋषियों का ज्ञान केवल तकनीकी था या आध्यात्मिक भी? कैसे चेतना, ध्यान और मन की शक्ति भी इन विमानों को संचालित करती थी? आइए हम अगले चरण में प्रवेश करते हैं, जहां विज्ञान और आत्मा का मिलन होता है। प्राचीन मंदिरों की रचना में छिपे संकेत, क्या ये लेविटेशन तकनीक के प्रमाण हैं? अब जरा मंदिरों की ओर देखिए। मंदिर जिन्हें हम श्रद्धा का केंद्र मानते हैं, क्या वे भी विमान शास्त्र जैसे ही प्राचीन विज्ञान का हिस्सा रहे हैं? क्या उनकी रचना में छिपे हैं एंटी ग्रेविटी तकनीक के संकेत? चलिए सबसे पहले चलते हैं एलोरा की गुफाओं में स्थित कैलाश मंदिर की ओर। कैलाश मंदिर, एलोरा। यह मंदिर दुनिया की सबसे रहस्यमयी स्थापत्य कृतियों में से एक है। क्यों? क्योंकि यह ऊपर से नीचे की ओर एक ही पत्थर को काटकर बनाया गया है। ना कोई जोड़, ना कोई अलग अलग पत्थर, ना किसी आधुनिक औजार की सहायता। केवल एक ही विशाल पर्वत को तराशकर पूर्ण मंदिर, कलात्मक स्तंभ, मंडप, मूर्तियां, गवाक्ष सब कुछ बना दिया गया। अब प्रश्न उठता है, अब 55 टन से अधिक चट्टान कहां गई, कैसे निकाली गई और कैसे इतनी सूक्ष्मता से बिना किसी गलती के पूरा मंदिर तैयार हुआ? क्या यह केवल हथौड़े और छेनी से संभव था या फिर वहां ऊर्जा आधारित किसी तकनीक का प्रयोग हुआ जिससे चट्टान को नियंत्रित किया जा सका? कई शोधकर्ता इसे लेविटेशन असिस्टेड कार्विंग कहते हैं, जहां पत्थर के भार को कुछ समय के लिए हल्का किया गया हो सकता है। अब चलते हैं भारत के दक्षिण में स्थित एक और चमत्कारी मंदिर की ओर, बृहदीश्वर मंदिर, जिसे राजराजेश्वर मंदिर भी कहा जाता है। इस मंदिर की चोटी पर स्थित है 1 टन का विशाल ग्रेनाइट पत्थर। अब सोचिए, 20वीं शताब्दी में बिना क्रेन, बिना मशीन इतना भारी पत्थर मंदिर की ऊंचाई यानी करीब 12 फीट ऊपर कैसे पहुंचाया गया? कुछ सिद्धांत कहते हैं कि 1 किलोमीटर लंबा रैंप बनाया गया था, लेकिन इतना लंबा रैंप बनाना, इतना भारी पत्थर बिना टूटे ऊपर ले जाना और इतनी सटीकता से शिखर पर बैठाना, क्या यह वास्तुकला मात्र से संभव है या फिर प्राचीन भारत के शिल्पियों के पास कोई गुप्त एंटी ग्रेविटी या लेविटेशन तकनीक थी जो आज हमारे पास नहीं है? संकेत और प्रश्न, क्या ये मंदिर ऊर्जा केंद्र थे? क्या इनकी रचना ध्वनि कंपन या चुंबकीय क्षेत्र से जुड़ी थी? क्या शिखर से निकलने वाली ऊर्जा विमान संचालन में सहायक होती थी? संकेत मिलते हैं कि मंदिरों के गर्भगृह के ऊपर शून्य स्पॉट होता था, जहां ध्वनि, ऊर्जा और गुरुत्व एक खास संतुलन में होते थे। क्या इन स्थानों का उपयोग वैमानिक प्रयोग या ऊर्जा संचयन के लिए किया जाता था? अब प्रश्न आप पर है, क्या इन मंदिरों की रचना केवल धार्मिक भावनाओं से प्रेरित थी या फिर वे एक ऐसे वैज्ञानिक युग की स्मृति हैं जो हमें भुला दी गई? अगले भाग में जानेंगे कैसे मंत्र, ध्यान और चेतना को इन विमानों और यंत्रों से जोड़ा गया है, जहां मन पदार्थ को संचालित करता है और विज्ञान आत्मा से जुड़ता है।
विदेशी वैज्ञानिकों की मान्यता। क्या विश्व ने भारत की तकनीक को पहचाना? हमारे लिए यह गर्व और आश्चर्य दोनों का विषय है कि जिन ग्रंथों को हमने अक्सर मिथक कहकर नजरअंदाज किया, उन्हीं ग्रंथों को विदेशों के वैज्ञानिकों, लेखकों और शोधकर्ताओं ने प्राचीन अंतरिक्ष विज्ञान के प्रमाण मान लिया। तो आइए जानते हैं कि दुनिया के कौन कौन से प्रमुख वैज्ञानिक भारतीय विमान विज्ञान को मान्यता दे चुके हैं। अलेक्जेंडर गोर्बोव्स्की, रशिया के प्रसिद्ध इतिहासकार और लेखक। इस सोवियत लेखक ने अपनी चर्चित पुस्तक एंशिएंट इन्वेंशंस में लिखा, भारतीय ग्रंथों में तकनीकी जानकारी इतनी सटीक और विस्तृत है कि वह मात्र धार्मिक कल्पना नहीं हो सकती, उसमें वैज्ञानिक दृष्टिकोण स्पष्ट रूप से मौजूद है। गोर्बोव्स्की ने विशेष रूप से विमान शास्त्र, धातु विज्ञान और ऊर्जा यंत्रों पर भारतीय ग्रंथों की तुलना आधुनिक तकनीकों से की और उन्हें अविश्वसनीय रूप से उन्नत कहा। नासा से जुड़े स्वतंत्र शोधकर्ता और लेखक चिल्ड्रेस ने अपनी प्रसिद्ध किताब टेक्नोलॉजी ऑफ द गॉड्स में भारतीय विमानों को एंशिएंट फ्लाइंग मशीन्स कहा है। उनका दावा था, विमानास वर रियल मशीन्स पावर्ड बाय आयन एनर्जी एंड मर्क्यूरी वोर्टेक्स। विमान वास्तव में आयन ऊर्जा और पारे की चक्रीय गति से उड़ने वाले यंत्र थे। उन्होंने कई चित्र, संरचनाएं और ग्रंथों के अंश पेश किए, जिनसे यह स्पष्ट होता है कि वेदों में वर्णित विमान पूरी तरह वैज्ञानिक मॉडल पर आधारित थे। नासा के कुछ वैकल्पिक शोध समूहों ने चिल्ड्रेस के कार्यों को प्रेरणा स्वरूप स्वीकार किया है। हरमन ओबर्ट, जर्मनी के रॉकेट वैज्ञानिक और फादर ऑफ स्पेस फ्लाइट थियरी। हरमन ओबर्ट, जिन्हें वर्नर वॉन ब्रॉन के साथ स्पेस टेक्नोलॉजी का जनक माना जाता है, उन्होंने एक बार एक इंटरव्यू में चौंकाने वाला बयान दिया, "It is very possible that ancient Indians had access to advanced space knowledge." बहुत संभव है कि प्राचीन भारतीयों के पास अंतरिक्ष यात्रा संबंधी उन्नत ज्ञान था। यह बात किसी आम लेखक ने नहीं, बल्कि उस व्यक्ति ने कही है जिसने मॉडर्न स्पेसशिप डिजाइन की नींव रखी। उन्होंने भारत के प्राचीन ग्रंथों में ऊर्ध्वगति, अग्निचालित यंत्र और अंतरिक्ष में गति नियंत्रक यंत्रों के उल्लेख को असाधारण कहा। अब सोचिए, जब विश्व के रॉकेट साइंटिस्ट्स, नासा रिसर्चर्स और इतिहासविद ये स्वीकार कर रहे हैं कि भारत के प्राचीन ग्रंथों में उन्नत वैज्ञानिक जानकारी है, तो क्या हमें नहीं चाहिए कि हम भी अपने वेदों, शास्त्रों और ज्ञान पर न केवल श्रद्धा करें, बल्कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण से उनका पुनः अध्ययन करें? क्या विमान, यंत्र और धातु केवल प्रतीकात्मक शब्द थे, या फिर वे सब कुछ थे जो आज के विज्ञान से हजारों वर्ष आगे थे? अगले भाग में हम जानेंगे, क्या ध्यान, मंत्र और चेतना को भी ऊर्जा स्रोत की तरह प्रयोग किया जाता था? क्या विमान मन से नियंत्रित हो सकते थे? आइए अब प्रवेश करें एक ऐसे विज्ञान में जहां मन पदार्थ को नियंत्रित करता है और जहां चेतना ही शक्ति है। क्या यह ज्ञान छिपाया गया था, हिडन और इग्नोर्ड? अब प्रश्न उठता है कि जब हमारे ईशियों ने हजारों साल पहले एंटी ग्रेविटी, विमाना और एनर्जी साइंस जैसे रहस्यों को जान लिया था, तो फिर आज भारत की नई पीढ़ी इन बातों से अनजान क्यों है? क्यों हमारी पाठ्य पुस्तकों में ईशी भारद्वाज, विमानिका शास्त्र या यंत्रों के अद्भुत ज्ञान का नाम तक नहीं लिया जाता? यह ज्ञान केवल खोया नहीं, इसे छिपाया गया, सोच समझकर, योजनाबद्ध तरीके से। ब्रिटिश शासन और मिथक की संज्ञा जब अंग्रेज भारत आए, तो उन्होंने यहाँ के ग्रंथों, शास्त्रों और संस्कृति को देखकर चकित थे। उन्हें महसूस हुआ, यदि यह ज्ञान लोगों तक पहुंच गया तो भारत फिर से जाग जाएगा और गुलामी कभी स्वीकार नहीं करेगा। इसलिए उन्होंने एक रणनीति अपनाई। भारतीय ज्ञान को मिथक, कहानी और अंधविश्वास कहकर न केवल उसका मजाक उड़ाया, बल्कि यूरोप की विज्ञान प्रधान छवि को भारतीय चेतना पर थोप दिया। मैकाले की शिक्षा नीति, मानसिक गुलामी की नींव सन थॉमस में थॉमस बेबिंगटन मैकाले नामक अंग्रेज अफसर ने भारत के लिए एक नई शिक्षा नीति बनाई। उन्होंने स्पष्ट कहा, हमें एक ऐसा वर्ग तैयार करना है जो रंग से भारतीय हो लेकिन सोच से अंग्रेज। यानी ऐसे भारतीय जो अपने ही ग्रंथों को नीचा समझे
और विदेशी विचारों को उच्च विज्ञान माने। इस नीति के तहत संस्कृत और अन्य भारतीय भाषाओं को दरकिनार कर दिया गया। वैदिक शिक्षा केंद्र बंद किए गए और वे ग्रंथ जिनमें विज्ञान, गणित, खगोल, रसायन और यंत्रों का अद्भुत ज्ञान था, उन्हें मिथ कहकर इतिहास से मिटा दिया गया। परिणाम, आज भारत का युवा न्यूटन, आइंस्टाइन, गैलीलियो को तो जानता है, पर आर्यभट्ट, भारद्वाज, नागार्जुन, वराह मिहिर को नहीं। हमने अपने इस ज्ञान को भूलना नहीं चुना, हमें भुलाया गया। लेकिन अब समय है इस खोए हुए वैदिक विज्ञान को फिर से जागृत करने का। अब समय है जब भारत के युवा जाने कि उनके पूर्वज केवल भक्त नहीं, वैज्ञानिक भी थे। उनका ज्ञान केवल पूजा तक सीमित नहीं था, बल्कि वह कण कण में विज्ञान था, चेतना थी, ऊर्जा थी। अगले भाग में जानेंगे क्या ये ज्ञान अब फिर से खोजा जा रहा है और कैसे वैज्ञानिक और संस्थाएं फिर से वेदों की तकनीक की ओर लौटने लगे हैं। सनातन संस्कृति की वैज्ञानिक सोच, विज्ञान और योग का मिलन। जब हम वेदों की बात करते हैं तो अनेक लोग सोचते हैं कि वे केवल धार्मिक ग्रंथ हैं, मंत्रों, यज्ञों और पूजा पद्धतियों से भरे हुए। लेकिन सच तो यह है कि वेद एक विराट ज्ञान कोश है, जहां धर्म, विज्ञान और चेतना तीनों का अद्भुत मिलन होता है। वेद केवल धर्म नहीं, बल्कि विज्ञान की मूलधारा वेदों में आप पाएंगे। खगोल विज्ञान, ग्रहों की चाल, ऋतुओं की गणना, नक्षत्र विज्ञान, चिकित्सा विज्ञान, आयुर्वेद, पंचमहाभूत, धातु चिकित्सा, ध्वनि विज्ञान, मंत्र और स्पंदन से मंथन का उपचार, और उड्डयन विज्ञान, विमानों, यंत्रों और ऊर्जा के सिद्धांत। वेद कहते हैं यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, जो शरीर में है वही ब्रह्मांड में है। यही सोच विज्ञान की जड़ है। माइक्रो इज द रिफ्लेक्शन ऑफ मैक्रो। ऋषियों का ध्यान और तप, क्या उन्होंने माइंड पावर्ड टेक्नोलॉजी खोजी? ऋषि केवल साधक नहीं थे, वे सूक्ष्म वैज्ञानिक थे। उन्होंने न तो बड़ी बड़ी प्रयोगशालाओं का प्रयोग किया, ना ही बाहरी यंत्रों का, बल्कि उन्होंने अपनी चेतना को यंत्र बनाया। अपना मन, ध्यान और प्राण साधकर वे ऐसी तकनीकों को अनुभव के स्तर पर खोज लाते थे जिसे आज भी आधुनिक विज्ञान नहीं छू सका। मंत्र और चेतना से नियंत्रित यंत्र। ऋषियों ने लिखा मनसा विमान यत्र स्थिरो भवति, जहां केवल मन के द्वारा विमान को स्थिर किया जा सकता है। सोचिए, आज हम एआई से, रिमोट से, वायरलेस तकनीक से मशीनों को नियंत्रित करने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि हमारे ऋषि मन की शक्ति से यंत्र चलाते थे। ध्यान दीजिए, यह कल्पना नहीं, बल्कि संस्कृत सूत्रों और विमान शास्त्र में वर्णित तथ्य है। आज भी नासा और डार्पा जैसे संस्थान ब्रेन मशीन इंटरफेस पर रिसर्च कर रहे हैं, जहां मन की तरंगों से मशीन नियंत्रित की जा सके। क्या यह वही मार्ग नहीं है जिसे भारत के हजारों साल पहले पार कर चुके थे? सनातन संस्कृति की सोच, प्रकृति को देवता मानना, ऊर्जा के रूपों का सम्मान, ध्यान, चेतना की फ्रीक्वेंसी को नियंत्रित करना, यंत्र, मंत्रों और ऊर्जा का साकार रूप, विज्ञान, सत्य की खोज, भीतर और बाहर दोनों। अब यह हम पर है। क्या हम अपनी संस्कृति को केवल पौराणिक कथा मानते रहेंगे, या फिर उसे वैज्ञानिक शोध की नींव बनाकर फिर से दुनिया के सामने प्रस्तुत करेंगे? अगले भाग में जानेंगे क्या ये ज्ञान लौट रहा है, कैसे आज के वैज्ञानिक और युवा फिर से वेदों की ओर लौट रहे हैं और विज्ञान और सनातन का पुनः मिलन हो रहा है। अब जरा रुकिए और एक प्रश्न अपने आप से पूछिए। जिस संस्कृति ने हजारों वर्ष पहले बिना ईंधन के उड़ने वाले विमान बना लिए, जिसने गुरुत्वाकर्षण को समझा, ऊर्जा को नियंत्रित किया और चेतना से यंत्र चलाया, वही संस्कृति आज उड़ने के लिए दूसरों की तकनीक पर निर्भर क्यों है? क्या हमने अपना ही खजाना भुला दिया है? क्या हमारी जड़ों को इतने गहरे दफना दिया गया कि अब हम उन्हें खुद भी मिथक समझने लगे हैं? लेकिन यह समय है जागने का। अब भी वे ग्रंथ हमारे पास है, अब भी वे मंत्र जीवित है, अब भी उस चेतना की चिंगारी हमारे भीतर सुलग रही है। हमें केवल फिर से देखने की दृष्टि चाहिए, श्रद्धा के साथ विवेक जोड़ने की आवश्यकता है। अब प्रश्न ये नहीं कि क्या हमारे पूर्वजों के पास ये ज्ञान था, प्रश्न ये है क्या हम आज उस ज्ञान को पुनः अपनाएंगे? क्या हम विज्ञान और अध्यात्म के बीच की दूरी को फिर से मिटाएंगे? क्या हम फिर से सनातन भारत को वैज्ञानिक भारत के रूप में विश्व के सामने लाएंगे? यह केवल इतिहास की खोज नहीं है, यह भविष्य का निर्माण है।
ये केवल गौरव नहीं है, ये जिम्मेदारी है, ये समय है ज्ञान की वापसी का और चेतना के पुनर्जागरण का। विज्ञान से अध्यात्म तक की यात्रा। तो साथियों, हमने आज कैसे वेदों में छिपा विज्ञान कोई कल्पना नहीं बल्कि एक जागृत चेतना है जो गति को भी साधती है और मन को भी। ये केवल इतिहास की बात नहीं है, ये भविष्य की चाबी है। वेदों में छिपा विज्ञान केवल गर्व की बात नहीं, ये मानवता के भविष्य की कुंजी है। यदि हम आज जागते हैं तो कल हमारी आने वाली पीढ़ियां फिर से आकाश में उड़ेंगी, लेकिन इस बार केवल पंखों से नहीं बल्कि सनातन की प्रेरणा और आत्मज्ञान से। अब समय है कि यह संदेश हर उस व्यक्ति तक पहुंचे जिसे अपने पूर्वजों पर विश्वास है, हर उस युवा तक पहुंचे जिसके मन में विज्ञान और सनातन दोनों के लिए श्रद्धा है। इसलिए इस वीडियो को तुरंत शेयर कीजिए अपने मित्रों, परिवार और उन सभी समूहों में जहां भारतीय ज्ञान और विज्ञान की बात होती है। या कमेंट में जरूर लिखिए वेदों का विज्ञान लौट रहा है और बताइए कि आपको सबसे रोचक हिस्सा कौन सा लगा। अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो अभी सब्सक्राइब करें सनातन संस्कृति हिंदी चैनल को, जहां आपको मिलेगा प्राचीन भारत का वह सत्य जिसे छिपाया गया लेकिन अब उजागर होगा। आइए हम मिलकर इस यात्रा को आगे बढ़ाएं, जहां श्लोकों में विज्ञान है, मंत्रों में ऊर्जा है और ध्यान में तकनीक छिपी है। यह केवल एक वीडियो नहीं था, यह एक आह्वान था, एक पुनर्जागरण की शुरुआत, सनातन से विज्ञान तक और विज्ञान से चेतना तक। सनातन संस्कृति हिंदी चैनल, धन्यवाद। जय सनातन, जय भारत।